शायद ये लोग आराम के मखसूस तरीकों से भी नवाकिफ थे। बहरसूरत मेरे जहन में काफी दिलचस्पी पैदा हो गई। बहरसूरत तवील सफर तय करके मैं खुद को थका थका सा महसूस कर रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं थोड़ी देर आराम करूं। आराम करने के लिए मुनासिब जगह गार ही था। चुनाचे में गार की खुरदरी जमीन पर लेट गया और मैंने आंखें बंद कर लीं और चंद सातें खामोशी से गुजार दी। फिर उठा और मैंने सोचा कि क्यों ना इतराफ का जायजा लूं। चुनाचे बाहर निकला और पहाड़ों के इतराफ घूमता फिरता रहा। मुझे सिर्फ उसका इंतजार था। यूं प्रोफेसर सूरज बिल्कुल ही छुप गया और रात हो गई। रात को जंगल की सबसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती रहीं। गालिबन ये हशरातुल अर्ज थे जो जमीन पर चीख रहे थे। बड़े जानवरों की आवाजें भी कभी कभी सुनाई दे जाती थी, लेकिन इन दोगों के दरमियान इस अंदाज से जिंदगी बसर करने का तस्वुर मेरे ज़हन में नया नहीं था, क्योंकि मैंने पत्थर के दौर के इंसानों के दरमियान जिंदगी गुजारी थी। जंगलों में रहने वाले इन आजारों के आदी होते हैं और इन पर कोई तवज्जो नहीं देते। मुझे न जाने क्यों ये आवाजें बेपनाह दिलकश महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि जंगलों में जाकर इन जानवरों को नजदीक से देखूं, हालांकि मेरी जात को इनसे कोई खतरा न था। फिर भी न जाने मुझ पर तहजीब इस तरह क्यों सवार हो गई थी कि मैंने वहां जाना पसंद नहीं किया और वापस गार में आकर लेट गया। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेरी आंखें गनूदा थीं कि मैंने कदमों की चाप सुने। कदमों की चाप इतनी हल्की भी ना थी कि मैं इन्हें सुन न सकता। ये आवाजें गार के बाहर से आ रही थी। तब मैंने चंद साथ सोचा और जल्दी से उठ गया। मुमकिन है मेरी महबूबा हो जिसे मेरे कुर्ब का ख्याल मेरे नजदीक खींच लाया हो। चुनाचे क्यों ना बाहर निकलकर उसकी पजीराई की जाए। चुनाचे मैं गार के दहाने पर आ खड़ा हुआ। तब मैंने देखा ये स्याफाम थे। उनकी तादाद 5 या 6 थी। वो लोग चांद की रोशनी में जंगल की तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में गालिबन लकड़ी के बने हुए लंबे लंबे नेज़े थे। वो लोग बड़ी तेजी से सफर कर रहे थे, तकरीबन दौड़ते हुए। न जाने उनका क्या प्रोग्राम था। मैं दिलचस्पी से उन्हें देखने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनका ताक़ुब किया जाए। ये लोग भी नंग धड़ंग थे। इनके बदन पर लिबास नाम की कोई चीज ना थी। अलबत्ता सब के सब ताकतवर और तनोबंद थे। वो जंगल के सिरे पर पहुंच कर रुक गए। मैं भी नहायत खामोशी से उनका ताक़ुब कर रहा था। हालांकि चांदनी रात थी, देख लिए जाने का खतरा मौजूद था, लेकिन बहर सूरत है मैंने इंतहाई चालाकी से उनका पीछा किया था और मेरा अंदाजा था कि वो लोग मुझे नहीं देख सके होंगे। फिर चट्टानी रास्तों से गुजरकर वो जंगल के इंतहाई सिरे पर पहुंच गए और अब वो मुंतशिर हो चुके थे। फिर उन्होंने 2 लकड़ियां आपस में बजाना शुरू कर दी। वो लकड़ियां बजाने के साथ साथ हल्की आवाजें भी मुंह से निकाल रहे थे और ये आवाजें अजीब थीं। तब मैंने एक जंगली भैंसे को इस जानिब आते देखा। मैंने देखा कि जंगली भैंसा सर उठाए चारों तरफ फेंक रहा है। गालिबन इन आवाजों से उसे मुतवज्जा किया गया है। वह लोग बदस्तूर आवाजें निकाल रहे थे। तब उनमें से एक शख्स निकलकर जंगली भैंसे के सामने आया और भैंसा उसे देखकर खौफनाक अंदाज में उसके पीछे तोड़ा। वो शख्स भैंसे को चट्टानों की आड़ में ले गया। गालिबन ये इनके शिकार करने का अंदाज था। जंगली भैंसा चट्टानों से सर टकरा रहा था और वो इंतहाई महारत से इससे वहां रोक रहे थे। जब भैंसा जख्मी हो गया तो वो सब नेज़े लेकर उस पर पिल पड़े और भैंसे को गोद कर रख दिया। फिर वो भैंसे को दरख्तों की छाल की रस्सी से बांधकर उसे घसीटने लगे, क्योंकि भैंसा खासा वजनी था और उसे उठाकर नहीं ले जा सकते थे। मैं वापस अपने गार में आ गया था। उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद सोया कि दूसरे दिन उस वक्त जागा जब सूरज काफी बुलंद हो चुका था। कुर्बो जवार में कोई ना था। हाँ, मुर्दा जानवर जरूर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके गोश्त से ताफुन उठ रहा था। मैं बहर सूरज शिकार करके खा सकता था। चुनाचे मैंने इस गोश्त की तरफ कोई तवज्जो न दी और बाहर निकल आया। जंगल तक का फासला तय करना मेरे लिए मुश्किल न था। अलबत्ता ये ख्याल जरूर था कि अश कहीं मुझे तलाश करने ना जाए। तब मैंने एक खूबसूरत सा जानवर देखा जो छोटा सा था और वो मेरी तवज्जो का मरकज बन गया। मैंने शिकार करने के लिए इन लोगों का तरीका इख्तियार करना मुनासिब न समझा। अलबत्ता इसके लिए मेरे पास बेशुमार ज़राए थे जो उन्हें मालूम न थे। चुनाचे अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक पत्थर मैंने मुंतखब किया और उसे तोलने लगा। जानवर भी शायद खुराक की तलाश में सरगर्दा था। बड़ी अजीब बात है, वो जानवर अपना पेट भरने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ख्वाहिशमंद थे। हाँ, कादिर वही था जो दूसरे से ताकत में फोकियत हासिल कर ले। वो प्रोफेसर की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या तुम ताकत का तज़किरा मिसाल की हैसियत से कर रहे हो? प्रोफेसर खावर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ प्रोफेसर, क्योंकि मेरा वास्ता सदियों से पड़ा है। लेकिन तुमने सदियों का मिजाज भी देखा होगा। सदियों के मिजाज से तुम्हारी क्या मुराद है प्रोफेसर? हर दौर को मुख्तलिफ शक्लों की जरूरत पड़ती है। कभी वो अपने मन का तलबगार होता है, कभी वो जंग से गुजरता है। दरअसल अदवार के अपने मसाइल होते हैं और इन मसाइल को हल करना ही पड़ता है। इस दौर के इंसान की ज्यादा जरूरतें नहीं थी, लेकिन आने वाले अदवार इंसान की जरूरतें बढ़ाते गए। इत्तेफाक से मेरी कहानियों के दरमियान एक दिलचस्प मसला पैदा हो गया प्रोफेसर। और शरीफ लड़कियों,
और मैं खुद को अदवार की किताब समझता हूँ, इसलिए मेरी मदद करो कि मैं किसी एक फैसले पर पहुंच जाऊं। हम नहीं समझे, फिरोजा बोली। मेरी मदद सिर्फ ये है कि अगर कभी कभी गुफ्तगू के दरमियान ये बहस निकलती रहे तो तुम महसूस न करना, ठीक है? लेकिन ये बहस तवील ना हो, फिरोजा बोली। इसका ख्याल रखा जाएगा। क्यों प्रोफेसर? उसने कहा। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई है। कौन सी बात? तुम इस बहस में उलझ गए हो। खल तलाश करने के लिए बेहतरीन तरीका बहस है, और मेरा ख्याल है जब तक तुम मुत्तफिक ना हो जाओगे ये बात तुम्हारे ज़हन में चुभती रहेगी। आप यकीन करें प्रोफेसर, यही बात है। और अगर अकल और ताकत है, मेरी मुराद जिस्मानी ताकत से है, इन दोनों चीज़ों से जो चीज़ साबित हो गई, इसे मैं अपनी किताब में अपनी रिसर्च के तौर पर लिखूंगा, और तो गोया तुम्हारी सदियों की किताब में हमारा तज़किरा भी होगा। फिरोजा मुस्कुरा कर बोली। होगा नहीं, हो चुका है। खूब, तुम हमारे बारे में क्या लिखोगे? नई सदी के इंसान जिन्होंने मेरी मालूमात में इजाफा किया। तब तो हमारी काविश बेकार नहीं है। हालांकि हमें हालात यहाँ लाए हैं, लेकिन इससे अच्छी बात कोई और नहीं है कि तुम्हारी तारीख में हमारा तज़किरा आ जाए, और आने वाले दौर के लोगों में अगर तुम्हारी किताब की बात हो तो हमारा नाम भी उनके कानों में पहुंचे। फिरोजा बोली। हाँ, ऐसा ही होगा। तो फिर इस जानवर का क्या हुआ? फरजाना ने कहा। मैंने पत्थर से इसे शिकार किया था और फिर मैं उसे उठाकर चट्टानों के पास ले गया। मैंने अपनी जरूरत का कुछ और सामान इकट्ठा किया और वापस गार में आ गया, और फिर शायद इस वीराने में पहली बार आग रोशन हुई। मैंने खुश्क लकड़ियां जमा कर ली थी और फिर पत्थरों के जरिए इन्हें जला भी लिया। इसके बाद मैं इस जानवर की खाल उधेड़ने लगा, और इस काम के लिए मेरे दांत और हाथ ही काफी थे। मैंने उसे साफ किया और भूनने लगा। मैं इस काम में इतना मसरूफ था कि अश्क के कदमों की आवाज भी मैं महसूस न कर सका। वो मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। फिर जब उसको छींक आई तो मैं चौंक पड़ा। उसको देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे तुम कब आई? देर गुजरी। ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोली। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं नहीं जानती। क्या तुम आग से वाकिफ हो? हाँ, आग बहुत खौफनाक होती है, सिर्फ तोहफा ही इसे रोशन कर सकता है। तोहफा कौन है? इस कदर ताकत वाला जिसे कोई नहीं समझ सकता। जरूर होगा। ये पुरस्कार ताकतों वाले हर जगह मौजूद होते हैं। मैं फिर टोकूंगा तुम्हें। प्रोफेसर खावर ने दरमियान में दखल दिया और वो चौंक कर प्रोफेसर की शक्ल देखने लगा। अभी तुमने पुरस्कार ताकत वालों के बारे में कुछ कहा था। इससे कबल तुम इस जानवर के बारे में बता रहे थे। हाँ, बताया था मैंने। तुमने कहा था कि दो कुव्वतें खुराक की तलाश में निकली और इनमें से उसने उसको शिकार किया जो अकल रखती थी। इनफरादी तौर पर तुम ताकतवर थे और उसे पकड़ सकते थे, लेकिन तुम्हारी जगह वो लोग होते जो सिर्फ भैंसों को चट्टानों से जख्मी करके शिकार करते थे, तो इसे भाग कर न पकड़ सकते थे। अलबत्ता इंसान शुरू से ही अकल की कुव्वत के जरिए माहौल पर हावी हुआ है। इनमें से कोई शख्स इस भैंसों को पकड़ सकता था, न लाक कर सकता था, लेकिन इन्होंने अकल के जरिए इसे जख्मी करके कमजोर कर दिया और भैंसे की ताकत इसका साथ न दे सकी। इसी तरह वो पुरस्कार ताकतों वाले हर दौर पर हावी हैं। जानते हो उनकी ये पुरस्कार कुव्वत क्या होती है? क्या प्रोफेसर? अकल। दूसरे न समझ लोगों की बनिस्बत वो अकल के जरिए ताकत पर बन जाते थे और दूसरे लोग उनसे खौफजदा रहते थे। हालांकि इनमें बेशुमार ऐसे होंगे जो जिस्मानी तौर पर इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। अकल की कुव्वत इन सब पर हावी थी। क्या ख्याल है लड़कियों? क्या मैं प्रोफेसर के दलाइल कबूल कर लूं? अल्लाह के वास्ते कर लो, हम तुम्हारे एहसानमंद होंगे। सारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। फिरोजा आजिज़ी से बोली। ठीक है प्रोफेसर, तुम मेरी किताब में नुमाया मकाम हासिल करने में कामयाब हो गए हो और अब ये बहस खत्म। उसने कहा। शुक्रिया। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोला। इस बेचारी का क्या हुआ जो आती है उलझ कर रह जाती है? क्या वो तुम्हारे पास खड़े खड़े थक न गई होगी? फरजाना ने कहा। हाँ, वो आग और जानवर को देखकर हैरान हो रही थी। फिर उसने जानवर के बारे में पूछा। ये तुमने शिकार किया है? हाँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन अब इसका क्या कर रहे हो? देखती जाओ, मैंने कहा, और वो ताज्जुब से जानवर को भूनते देखती रही। गोश्त भुनने की खुशबू शायद उसे पसंद आई थी और वो जोर जोर से सांस लेने लगी। फिर बोली, लेकिन तुम्हारे लिए शिकार तो मौजूद था। हाँ, लेकिन वो ताज़ा शिकार नहीं था। तुम उसे कब तक खाओगे? जब तक वो खत्म ना हो जाएगा। और इसके अंदर बदबू जो पैदा हो गई है, बदबू क्या होती है? उसने दिलचस्पी से पूछा और मैंने एक गहरी सांस ली। अब तुम ही बताओ प्रोफेसर, इसे बदबू के बारे में क्या बताता? चुनाचे मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और वो मेरे नजदीक बैठ गई। फिर जब गोश्त भुन गया तो मैंने जानवर को उस लकड़ी से उतार लिया जिस पर मैं उसे भून रहा था। उसके बाद मैंने उस गोश्त का बड़ा हिस्सा उसे पेश किया जिसे उसने इस तरह कबूल कर लिया जैसे इस अमल की मुंतजिर रही हो। फिर उसने गोश्त पर मुंह मारा और हैरान रह गई। शायद गोश्त उसे बहुत लजीज महसूस हुआ था। मैं दिलचस्पी से उसकी शक्ल देख रहा था। फिर मैंने अपने लिए भी एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे खाता रहा। अश ने गोश्त का बड़ा टुकड़ा जल्द ही खत्म कर लिया और फिर नदीदी निगाहों से बचे हुए गोश्त को देखने लगी और मैंने उसे कुछ और गोश्त पेश कर दिया। कैसा है? मैंने उससे पूछा। बहुत अच्छा। लेकिन वो शायद अल्फाज तलाश न कर सकी और दोबारा गोश्त खाने लगी। थोड़ी देर के बाद हम खाने से फारिग हो गए
तब मैंने दोस्ताना अंदाज में उसका बाजू पकड़ा और वह चौंक पड़ी। उसकी आंखों में एक लम्हा के लिए अजीब से तासुरात उभरे। फिर उसने मेरी शक्ल देखी और गालबन मुझे नर्म पाकर वो मुस्कुराने लगी। आज क्या तुमने अपने कबीले वालों से मेरा तज़किरा किया है? नहीं। ओह क्यों? बस मैं इन्हें तुम्हारे बारे में बताना नहीं चाहती। क्यों? इसकी कोई खास वजह तो होगी। मैंने कहा नहीं, कोई वजह नहीं। अगर मैं इन्हें तुम्हारे बारे में बता दूं तो वो सब के सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो आ जाने दो। मैंने कहा नहीं। वह होंठ सुकोड़ कर बोली। इसके अंदाज में एक अजीब सी कैफियत थी जिसे मैंने बार बार देखा था लेकिन समझने से कासिर था। गालिबन उसके बाद वो लोग तुम्हें मुझसे मिलने से मना कर देंगे। मैंने कहा, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। बहुत सी बातों के मफहूम से ये लड़की नाआशना लगती थी और बाज़ औक़ात मुझे इससे उलझन होने लगती थी। बहर सूरत अभी नया नया मसला था, इसलिए मैं उससे किसी उलझन का इजहार भी नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। मैं उसे अपने साथ लेकर गार में वापस आ गया। अश के अंदाज में अब कोई झिझक नहीं थी। वो मेरे नज़दीक आकर बैठ गई। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम करना चाहता हूँ अश। मैंने कहा। क्या? तुम्हारे कबीले का नाम क्या है? तुम लोग किस अंदाज में रहते हो? क्या तुम लोग मकान बनाते हो? मकान? उसने इस्तिफामिया अंदाज में मुझे देखा। ओह, तो तुम तहजीब से बिल्कुल नाशना हो। तहजीब? वो फिर सवालिया अंदाज में बोली और मेरा दिल चाहा कि अपना सर पीट लूं। इस अहमक लड़की को मैं क्या बताता, लेकिन इस दौर में भी इस कदर तहजीब नाशना लोग रहते हैं, यह हैरानी की बात थी। ताहम मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी ना थी कि वो लोग जिंदगी किस अंदाज में गुजारते हैं। बहर सूरत में उस लड़की का मकसद अब तक नहीं समझ सका था कि वो अपने कबीले के लोगों से मुझे क्यों दूर रखना चाहती है। हालांकि बाज़ औक़ात मुझे वो बेहद चालाक महसूस होती थी और बाज़ मामलात में बिल्कुल सीधी सादी और बेवकूफ़ सी लड़की। मैं उसके जिस्म की तरफ जब भी देखता था तो उसकी आंखों का जायजा लेने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन प्रोफेसर मैंने उस लड़की के अंदर कोई जज्बाती कशमकश नहीं देखी थी और मैं सोच रहा था कि अगर ये जिन्स के मफहूम से भी नाशना हुई तो क्या होगा। काफी देर वो मेरे पास बैठी रही और मैं उसे देखता रहा। मैं अंदाजा लगा रहा था कि अगर वो किसी भी हद तक जज्बाती कशमकश का शिकार हुई तो मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन प्रोफेसर मेरी निगाह इतनी कमजोर भी न थी कि मैं किसी लड़की की जज्बाती कशमकश का जायजा न ले सकूं। मुझे महसूस हुआ था कि उसके अंदर कोई जज्बाती कशमकश नहीं है। हाँ, उसकी वो अजीब सी कैफियत जिसे वो शायद कोई तासुर भी नहीं दे सकती थी। हाँ, वो जज्बाती कशमकश होती तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। देर तक वो मेरे पास रही और कई बार मैं उसके करीब भी हुआ और मैंने उसके अंदाज में कोई तब्दीली ना पाई, ना ही उसकी तरफ से मेरी कोई पजीराई हुई जिससे मैं महसूस करता कि वो मेरा कुर्ब चाहती थी। मैंने अभी तक आगे कदम बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक वैसी लड़की को जज्बाती कैफियत में लाकर मारा जा सकता है। दूसरी सूरत में मुमकिन था कि वो भड़क जाती और ये तयशुदा बात थी कि मैं अभी उसके कबीले के बारे में कोई मालूमात नहीं रखता था और मैं ये भी नहीं चाहता था कि अश मुझसे बरगश्ता हो जाती। अश काफी देर तक मेरे पास बैठी रही, छोटी छोटी बातें कर रही थी वो जिनका कोई खास मफहूम नहीं था। अपने कबीले के बारे में अभी तक उसने कोई बात नहीं की थी। गालिबन ये बात उसके जहन में थी ही नहीं कि अजनबी लोगों को अपने बारे में किस अंदाज में बताना चाहिए और उन्हें क्या कहना चाहिए। और प्रोफेसर बहसूरत एक दिलचस्प तजर्बा था कि उस शय से वाकफियत के बावजूद जिसे कदम कदम पर वास्ता पड़ता रहा हो, इसमें एक अजनबी हैसियत तलाश की जाए। चुनाचे ये लड़की मेरे लिए अच्छी खासी अहमियत रखती थी। मुझे इसमें खासी दिलचस्पी महसूस हो रही थी। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और वो एकदम खड़ी हो गई। मैंने चौंक कर उसे देखा। क्या बात है? मैं जाऊंगी। अरे क्यों? बस मैं जाऊंगी, उसने कहा और मेरे जवाब का इंतजार भी ना किया। मैं उससे दोबारा आने के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फिर मैं रुक गया। इस वहशी हिरनी को अभी इसकी मर्जी पर ही चलने दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी वहशत कम हो जाएगी और मुझे कौन सी जल्दी है। मेरी उम्र कौन सी कम हो रही थी जो मैं किसी मसले में जल्दबाजी से काम लेता। चुनाचे मैंने उसे जाने दिया था। वह हस्बे मामूल बड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ती जा रही थी। वो तवील पत्थरीला मैदान जिसे नंगे पांव अबूर करने के बारे में हफ्तों सोचा जाता, उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता था। हालांकि उसके पांव काफी खूबसूरत थे, लेकिन वो पत्थरों पर इस तरह दौड़ती थी जैसे लोग मखमल के फर्श पर दौड़ते होंगे। उसके जाने के बाद मैं फिर तन्हा रह गया। इस तन्हाई में मैंने एक बात पर खास तौर पर गौर किया। आज के सिलसिले में मुझे अब क्या कदम उठाना चाहिए। उसकी उम्र के बारे में मैंने अंदाजा लगाया था कि वो बहुत कम है। यह दूसरी बात है कि जंगल की परवरदा यह लड़की बहुत अच्छी सेहत की मालिक थी और दूसरे मानों में उसकी उम्र का तजिजिया बहुत मुश्किल था। लेकिन यह बात तशवीशनाक भी थी। मुमकिन है उसके जहन में जज्बात हों और वो इन जज्बात से भी इस तरह ना वाकिफ हो जिस तरह दूसरी बातों से। दूसरी बात जो मेरे जहन में आई थी वो ये थी कि आखिर वो मुझे यहाँ क्यों रोकना चाहती है। इन नंग धड़ंग स्याह फामों के जहन में यह बात तो ना होगी कि इनकी कोई नौजवान लड़की किसी अजनबी नौजवान से मिलती है, क्योंकि यह एहसास तो तहजीब का परवरदा होता है और इन लोगों में अभी यह जज्बा पैदा ना हुआ था। इसका तयन इन लोगों की बरहनगी से किया जा सकता है। न जाने इनके नज़दीक जिंदगी गुजारने का तसव्वुर कैसा हो। बहरहाल मैं इस कबीले के बारे में जान लेना चाहता था।
अश जिस तरफ जाती थी उससे मैंने ये अंदाजा तो कायम कर लिया था कि कबीला किस तरफ आबाद है। अगर मैं चाहता तो रात की तारीकी में खुफिया तौर पर इस कबीले का जायजा ले सकता था। तो फिर क्यों ना ऐसा ही किया जाए, मैंने सोचा। लेकिन न जाने क्यों आज मैंने इस बात का इरादा तर्क कर लिया। अगर कल भी वो ना खुली तो फिर मैं दूसरे इंतजामात करूंगा। और इस रात मैं उसके बारे में सोचता रहा। कल सबसे पहले तो मैं उसे इसकी निस्वानियत से आगाह करूंगा। इसे बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। इसे बताऊंगा कि मर्द औरत के दरमियान ताल्लुकात क्या होते हैं। कल जब वो आएगी तो मैं इसकी मालूमात में इजाफा करूंगा। लेकिन उससे कबल ही एक दिलचस्प वाकया भी पेश आ गया। मैंने हस्बे मामूल रात को आराम किया और आंखें बंद करके जहन को खाली कर दिया। ये मेरी नींद होती थी और तुम इसे छोटी नींद का नाम दे सकते हो प्रोफेसर, यानी वो इंतहाई जरूरत है जो दिन और रात की पैदावार होती है। तो मैं गहरी नींद में डूब गया और फिर इस वक्त चौंका जब मैंने अपने बदन पर कोई जर्ब महसूस की। पहली जर्ब पर तो मैंने जागा, लेकिन दूसरी और तीसरी जर्ब मुझे नींद की आगोश से खींच लाई और आंखें खोलकर मैंने जो कुछ देखा वो हैरान कुन था। अश को तो मैं पहचान गया था, लेकिन उसके साथ दूसरी लड़की भी थी और ये दूसरी लड़की भी अश की तरह जवान और बरहना थी। दोनों के हाथों में लकड़ियों के नोकदार और मजबूत भाले थे और वो इन भालों को पूरी कुव्वत से मेरे बदन पर मार रही थी। चंद साथ तो मैं हैरानी से उन्हें देखता रहा। दोनों इस वक्त वहशत में डूबी हुई नजर आ रही थी और इन कल्क से वहशियाना गुर्राहटें निकल रही थी। इस बात को समझने में कोई दिक्कत ना हुई कि वो मुझे पूरी कुव्वत और कोशिश से हलाक कर देना चाहती हैं। लेकिन ये कातिल महबूबा मेरी समझ में नहीं आई थी। मैं तो इसे इश्क की फींगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा था और वो मुझ पर इस अंदाज में हमला आवर थी जैसे वो मेरी बदतरीन दुश्मन हो। अगर मेरी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो शायद अब तक इसका काम तमाम हो चुका होता। ये दोनों वहशी लड़कियां काफी ताकतवर थीं और नेजों की जो जरबें मेरे ऊपर पड़ रही थीं, इससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि इनकी जिस्मानी कुव्वत क्या है। चंद साथ में बर्दाश्त करता रहा। फिर जब मैं पूरी तरह बेदार हो गया तो मैंने इनके नेजे पकड़ लिया और मेरे जोरदार झटके ने इन्हें जमीन पर गिरा दिया। तब मैं उठकर खड़ा हो गया था। नेजे अब मेरे हाथ में थे। मैंने उनकी जानिब देखा। अश मुंह फाड़े मेरी तरफ देख रही थी और दूसरी लड़की खौफजदा अंदाज में गार के धाने की तरफ भागी, लेकिन मैंने उसे न बख्शा और धाने से चंद कदम के फासले पर मैंने उसे बुरी तरह दबोच लिया। इसका चिकना बदन मेरे हाथों में आ गया और वह अपने दांतों और नाखूनों से मुझे नोचने की कोशिश करने लगी। लेकिन प्रोफेसर, तुम मेरे बारे में जानते हो, इसकी ये कोशिश कतई नाकाम थी। मैंने उसके बदन को अपनी गिरफ्त में कस लिया और उस पर बुरी तरह अपना बदन रगड़ने लगा। चंद साथ के बाद मैंने उसे जमीन पर गिरा लिया था। ऐसे गिराने के बाद मैंने गार के धाने की तरफ देखा। अश बाहर निकल रही थी और उसके बदन पर हल्की हल्की कपकपी तारी थी। दूसरी लड़की बुरी तरह मेरी गिरफ्त में थी। इसका चिकना बदन मेरे बदन के साथ चिपका हुआ था। तब मैंने भारी लहजे में अश को आवाज दी, अश इधर आओ। और वो अपनी जगह खड़ी रही। मैं उसे खूनखार नजरों से घूरता रहा। मेरे नीचे दबी हुई लड़की अपनी जद्दोजहद में मसरूफ थी, लेकिन वो मेरी गिरफ्त से नहीं निकल सकती थी और मैं अब इतना कमजोर तबीयत में नहीं था कि उसके चिकने बदन से मुतासर होकर उसे छोड़ देता। लड़की अगर जिद्दोजहद तर्क कर देती तो शायद मैं भी उसके साथ राहत बरतता, लेकिन उसकी भरपूर जिद्दोजहद जारी थी। मुझे मजबूरन उसकी गर्दन पर एक जर्ब लगानी पड़ी और उसके आजाद सुस्त हो गए। फिर वो बेहोश हो गई। तब मैं उसे छोड़कर खड़ा हो गया और अब मैं अश को देख रहा था। अश, इस बार मैंने उसे नर्म लहजे में मुखातिब किया और मैंने उसकी आंखों में खौफ महसूस किया। यहाँ आओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैंने कहा और वो मेरे करीब आई। तो मुझे मारना चाहती थी। हाँ, उसने जवाब दिया। क्यों? मोना कई दिन से भूखी थी और शिकार करने में नाकाम रही थी, इसने जवाब दिया। तो फिर? मैंने हैर से पूछा। मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने इसलिए अपना शिकार इसके हवाले कर दिया। हालांकि हम लोग अपना शिकार किसी को नहीं देते, उसने संजीदगी से कहा, लेकिन मेरे सर में खलबली होने लगी थी। न जाने क्या बकवास कर रही थी ये लड़की। गोया मैं तुम्हारा शिकार था। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने कबीले के दूसरे लोगों से बचा कर रखना चाहती थी। अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो अब तक तुम्हारा वजूद भी ना होता। इंसानी गोश्त के साथ वो हड्डियां तक खा जाते हैं और फिर इंसानी गोश्त मिलता कहाँ है? बस कभी कभी ही बाहर से भटक कर आ जाने वाले हाथ लग जाते हैं, या फिर इस वक्त इंसानी गोश्त मिल जाता है जब कबीले का कोई शख्स मरता है। तो तुम इंसानी गोश्त भी खा लेते हो? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, क्यों? इससे मेरे सवाल पर हैरत हुई थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा था। तो प्रोफेसर, इस बार मैंने एक आदमखोर लड़की को महबूबा बनाया था। आदमखोर महबूबा की आंखों में हैरत थी। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि इंसानी गोश्त खाने पर हैरत का इजहार क्यों किया जा रहा है। बहरहाल मैंने तवील सांस ली। सारे जज्बात ठंडे पड़ गए थे और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या सलूह करूं। ये सोचकर ही वहशत होने लगती थी कि इस लड़की में दिलचस्पी ली जाए जो इंसानी गोश्त खाती है। हालांकि जिस्मानी तौर पर वो मुकम्मल थी और अगर इसके स्याह रंग को नजरअंदाज कर दिया जाता तो जिस्मानी तौर पर उसे हसीन तरीन कहा जा सकता था। लेकिन कम वक्त है, मेरे अंदर दिलचस्पी सिर्फ इसलिए ले रही थी कि मुझे खा ले और फिर उसने नहायत फरागदिली से मुझे अपनी भूखी सहेली के हवाले कर दिया। मैंने दूसरी बरहना लड़की की जानिब देखा जो बदस्तूर बेहोश पड़ी हुई थी। अब बोलो होश, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? सलूक? उसने गौर से मुझे देखा और मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह उम्दा बात है जो तुम्हारे खिलाफ चाहती है।
वो तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुम अपने दोस्त लाफा को इसलिए लाई थी कि वो मुझे कत्ल करके खा ले। हाँ, वो भूखी थी और मैं तुम्हारे बाप की मलकियत था। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो बेवकूफ भी मुस्कुराने लगी। अब मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा और इस कार में महफूज कर लूंगा ताकि इत्मीनान से बैठकर तुम्हें खाऊं। और इसका क्या करोगे? उसने भोलेपन से पूछा और मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। कमबख्त अजीब लड़की थी, इससे अपनी मौत का खौफ भी नहीं था। इसे भी खा जाऊंगा। ओह, तब एक काम करो, आज तुम इसे ना खाओ, मैं तुम्हें इस जानवर का गोश्त दे सकती हूँ। फिर जब वो गोश्त खत्म हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर इसे खा लेंगे। एक बार फिर मैं हैरान निगाहों से उसे देखने लगा था। आखिर ये है क्या शय? और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें खा लूंगा। मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा और उसके अंदाज में फिर भी कोई तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता वो थोड़ी सी मुतफक्किर जरूर होगी। फिर उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, अगर मैं जंगल से तुम्हें कोई बड़ा जानवर शिकार करके दे दूं तब क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जंगल का सबसे बड़ा जानवर मैं खुद शिकार कर सकता हूँ। तुम्हें खाने की वजह तो कोई और है। और क्या वजह है? तुमसे मेरी दुश्मनी होगी। दुश्मनी? मगर क्यों? मैंने तो तुम्हारे बदन का खून भी नहीं चाटा। बदन का खून? इस बार मेरे हैरान होने की बारी थी। हाँ, जब दुश्मनी होती है तो लोग एक दूसरे को अपने बदन के खून के कतरात भेजते हैं, तब दुश्मनी होती है। और फिर जो जिस पर हावी हो जाए, अनोखी हो तुम और तुम्हारा कबीला। तुम्हें तो कोई सजा देकर भी खुद को दुख होगा। और मेरा ख्याल है कसूर तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है। अच्छा खैर छोड़ो हैमक लड़की, एक बात का जवाब दो, क्या मुझसे तुम खौफजदा हो? खौफजदा नहीं? क्यों? क्या तुम मौत से भी खौफजदा नहीं हो? नहीं, मौत तो खुद ब खुद आ जाती है और फिर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तुम्हारा बाप कौन है? गोया तुम्हारे यहाँ बाप होता है। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ नहीं होता? उसने ताज्जुब से पूछा। मेरे यहाँ तो कुछ नहीं होता। मेरी बात छोड़ो, मैंने हंसते हुए कहा। माँ भी नहीं होती? उसने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मेरे यहाँ कुछ नहीं होता। तुम्हारे यहाँ माँ और बाप दोनों होते हैं। और कौन कौन होता है? बस, और कोई नहीं होता। बहन, भाई, शौहर, महबूब? इनमें से कुछ नहीं होता। शादी होती है तुम लोगों में? शादी क्या होती है? और कुछ होता हो या ना होता हो, भेजा कतई नहीं होता। मैंने जले भुने अंदाज में कहा और फिर बराह रास्त इकदाम का फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया कि अगर ये लड़की औरत के जज्बात से आशना हुई तब तो मगजमारी की जाए, वरना गार से बाहर निकाल के गुलखलासी की जाए और फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाए। बिला वजह इस अहमक गधी के लिए इतने दिन बर्बाद किए।